बच्चों नमस्कार। उम्मीद है आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। बदल कर अपना व्यवहार करना है कोरोना पर वार। मास्क लगाए रखिए और साबुन से हाथ धोते रहिए। आज मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित शनिवार में बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद आने वाली समस्याओं और उससे बचाव के बारे में जानेंगे। साथ ही सर्पदंश प्रबंधन के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, अगर आपको बाढ़ के दौरान रिलीफ केंद्र में रहना पड़े तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचते हुए क्या क्या उपाय करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में भी जानेंगे। साथ ही SDRF के द्वारा आपको बताया जाएगा कि बाढ़ के दौरान अगर कोई व्यक्ति अपने गांव में फंस गया है तो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाते हुए उसे बाहर कैसे निकालेंगे। साथ ही आज आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी दिए जाएंगे। तो बच्चों, क्या आप सीखने के लिए और जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए बिना वक्त गंवाए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। नमस्कार। आज हम लोग बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने हेतु क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। बाढ़ के दौरान कोरोना संक्रमण से बचने हेतु व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें तथा अपने हाथों को बार बार धोएं। बाढ़ के दौरान अपने घर को नियमित रूप से साफ करते रहें। बाढ़ एवं कोरोना संक्रमण जोखिम को देखते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु नियमित व्यायाम करें तथा पौष्टिक भोजन का सेवन करें। छींकने और खांसने के दौरान अपना मुंह ढकें। यदि कोई खांस या छींक रहा है तो उससे दूरी बनाकर रहें। बाढ़ के समय सार्वजनिक स्थानों अथवा रिलीफ कैंपों में इधर उधर ना थूकें। रिलीफ कैंप में हमेशा मास्क का उपयोग करें। रिलीफ कैंप में भीड़ न लगाएं तथा 2 गज की दूरी का पालन करें। बाढ़ के समय में सार्वजनिक समारोह में भाग ना लें तथा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं। अगर बाढ़ का पानी आपके गली मोहल्ले में जमा हो तो घर आने पर तुरंत स्नान करें। नाव पर यात्रा करते समय शारीरिक दूरी बनाकर रखें और हमेशा मास्क का उपयोग करें। बाढ़ के दौरान संक्रमित चीजों को ना छुएं तथा संक्रमित जगहों पर ना जाएं। एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं तथा गले नहीं मिलें, केवल हाथ जोड़कर अभिवादन करें। वृद्धजन, दिव्यांग, बच्चे एवं महिलाओं की विशेष देखरेख करें। सभी घोषणाएं और चेतावनी को ध्यान से सुनें तथा दूसरों को भी बताएं। कोरोना एक महामारी है। अब अपने व्यवहार में परिवर्तन कर इसके साथ जीना सीखें। जैसे हमेशा हमें मास्क लगा कर रहना है, बेवजह घर से नहीं निकलना है, साबुन से बार बार हाथ धोने की आदत को अपनाना है, सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा ही जरूरी है, ज्यादा कच्चे भोजन का सेवन नहीं करना है और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचना है। हमेशा चीजों को जो संक्रमित है उसे साफ करते रहें। अफवाह ना फैलाएं, अफवाहों पर विश्वास ना करें। चक्र में बताए जा रहे बातों को अपनाएं, जैसे मास्क जरूर पहनें, घर साफ रखें, हाथों को साबुन से बार बार धोएं, खांसते छींकते समय मुंह ढकें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बेवजह घर से बाहर ना जाएं। रिलीफ कैंप में कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु क्या करें और क्या ना करें। रिलीफ कैंप में शारीरिक दूरी बहुत ही जरूरी है।
शारीरिक दूरी बनाकर रहें। रिलीफ कैंप में रहने के दौरान मास्क का उपयोग जरूर करें, यह अति आवश्यक है। रिलीफ कैंप में भी साबुन से हाथ जरूर धोते रहें। रिलीफ कैंप की साफ सफाई में मदद करें। इधर उधर ना खेलें, क्योंकि बाढ़ के दौरान एवं बाढ़ के बाद सभी जगहों पर सांप बिच्छू निकलने का खतरा बना रहता है। इससे आप प्रभावित हो सकते हैं और आप इसके द्वारा घायल हो सकते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता पर ध्यान दें। हाथों को खाने से पहले, शौच जाने के बाद साबुन से जरूर धोएं। दांतों को नियमित रूप से साफ करें। अपने बालों को भी नियमित रूप से साफ करें। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ही जरूरी है। हमेशा अपने माँ पिताजी के साथ रहें। कोरोना किट अपने साथ रखें। इसमें 2 सूती कपड़े का बना मास्क, जिसे धोकर बार बार पुनः उपयोग में ला सकते हैं, और साबुन, सैनिटाइजर या साबुन का घोल इत्यादि जरूर रखें और इसका प्रयोग हमेशा करते रहें। धन्यवाद। बच्चों, अगर आपसे हम एक सवाल पूछें कि सांप काटने के बाद अगर आपके घर के कोई सदस्य प्रभावित होते हैं सर्पदंश से, तो आप क्या करेंगे? आपको कुछ तुरंत कोई उपाय समझ में नहीं आएगा। बच्चों, बारिश के दिनों में और बाढ़ आने के बाद हमारे गांवों में सांप के काटने की घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इस समय में हमें अधिक सतर्क रहने की जरूरत है और इस समय हमें यह ध्यान रखना है कि सांप के काटने के बाद क्या करें, क्या ना करें। हमें यह पता होना चाहिए कि सांप के काटने के जो निशान शरीर पर होते हैं उसे कैसे पहचानेंगे, कैसे कंक्लूजन निकालेंगे, कैसे हम यह ज्ञात करेंगे कि काटे हुए स्थान का जो निशान है वो जहरीले सांपों का है। सांप काटने के बाद व्यक्ति के शरीर में कौन कौन से लक्षण दिखते हैं जिससे हम यह तय करते हैं कि जहरीले सांप ने इस व्यक्ति को काटा है। यह भी हमें पता होना चाहिए कि सांप के काटने का इंजेक्शन किस जगह पे उपलब्ध होगा और किस तरह से उसका ट्रीटमेंट कराया जाता है। साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि जब तक हम उसे अस्पताल पहुंचा रहे हैं, इस अवधि में व्यक्ति के साथ क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसे हम सर्पदंश प्रबंधन कहते हैं। अगर हमें सांप के काटने के बाद से लेकर सांप के काटे हुए व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने तक की इस समय में उचित प्रबंधन कर दिया तो उस व्यक्ति की जान बचाने में हम सफल जरूर होंगे। तो आइए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन में हम लोग यह देखें कि सांप का काटने के बाद प्रबंधन कैसे किया जाता है। सांप के काटने के बाद जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, इस सर्पदंश के बाद हुई मृत्यु के आंकड़े को जब सर्वे किया गया तो यह पाया गया कि देश में लगभग 45,000 से 50,000 लोगों की जो मृत्यु सर्पदंश की घटनाओं में होती है, उनमें से आधे से अधिक मृत्यु विषहीन सांप के काटने से होती है। यह एक विचित्र बात है। यह हमारे सांपों के बारे में, उनके प्रबंधन के बारे में हमारी अधूरी जानकारी, कम जानकारी की निशानी है। यह एक आंकड़ा है, दर्शाता है कि भारत में 15% सांप जहरीले हैं, अमेरिका में 65% सांप जहरीले हैं और ऑस्ट्रेलिया में 85% सांप जहरीले हैं। फिर भी सर्पदंश की घटनाओं में अमेरिका में 9 लोग 2009 में मारे गए, ऑस्ट्रेलिया में एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई और भारत में 45,000 लोगों की उसी वर्ष मृत्यु हुई। आइए हम पहले पहचानें कि विषहीन सांप और विषैले सांप कौन कौन होते हैं। यह विषहीन सांप की फोटोग्राफ्स है। इसमें सबसे ऊपर बाएं तरफ में धामन दिखाया गया है, ऊपर दाहिने तरफ में अजगर सांप है, नीचे बाएं तरफ में दुमुहा सांप है। हालांकि किसी भी सांप के 2 मुंह नहीं होते हैं, इसके पूंछ मुंह के ऐसे देखने में लगते हैं। और सबसे अंत में ढोरवा सांप है। यह पानी में जनरली पाया जाता है। ये सारे सांप विषहीन हैं।
इसके अलावा और भी कई तरह के विषहीन सांप हैं। अब जहरीले सांप को देखिए। करेत सबसे अधिक जहरीला है भारत में, उसके बाद नाग है और रसेल वाइपर, सॉ स्केल वाइपर और पिट वाइपर, ये 3 तरह के वाइपर सांप पाए जाते हैं। यह 5 सबसे अधिक खतरनाक किस्म के सांप हैं भारत में। इसके अलावा भी अन्य कई तरह के सांप खतरनाक किस्म के पाए जाते हैं। अब हम यह पहचानें कि सांप के काटने के बाद हमारे शरीर पर किस तरह के निशान बनते हैं। यहाँ सबसे पहले विषहीन सांप के निशान देखिए। बाएं तरफ ऊपर में अजगर सांप के काटने के बाद बने निशान हैं। बहुत सारे दांत के निशान देख रहे हैं। ऊपर भी कई दांत होते हैं, नीचे भी कई दांत होते हैं। दूसरा भी निशान विषहीन सांप के काटे हुए हैं। इन 2 फोटोग्राफ्स में, बाएं तरफ के 2 फोटोग्राफ्स में आप विषहीन सांप के द्वारा हाथ पे काटे हुए के बाद बने हुए निशान दिखा रहे हैं, जबकि दाहिनी तरफ के 3 फोटोग्राफ्स में सबसे पहले पाँव पर देखिए 2 दांत के निशान हैं, उसके बाद हाथ पर भी 2 दांत के निशान हैं और दूसरे भी हाथ पर 2 दांत के निशान के फोटोग्राफ्स हैं। इन सभी के बीच में लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर का गैप होता है। तो जहरीले सांप को केवल 2 दांत होता है, जैसे कि फोटोग्राफ्स में, बीच वाले फोटोग्राफ्स में नाग सांप को आप देख रहे हैं। इस नाग सांप या कोबरा सांप को केवल 2 ही दांत दिखाए गए हैं, नीचे कोई दांत नहीं होता है। विषैले सांपों के काटने के लक्षण क्या होते हैं? काटे हुए जगह पर दर्द होता है, नींद काफी आने लगेगी, सांस लेने में परेशानी होगी, आंखें बंद होने लगेगी, कोशिकाएं जहां पर सांप ने काटा है वहां पर नीले पड़ने लगेंगे, पक्षाघात या पैरालिसिस होने लगेगा, मुंह पर झाग आएगा, थूक निकलने में परेशानी आएगी, काफी पसीना आएगा और ब्लड विजन यानी उसे दिखना धुंधला दिखने लगेगा। अब हम क्या करें क्या ना करें? साबुन से काटे हुए जगह को धो लें, सांप के निशान की जांच करें, दांत के काटे हुए निशान की जांच करें, कटे हुए स्थान को स्थिर करें ताकि व्यक्ति का मूवमेंट कम से कम हो, कटे हुए अंग को हृदय से नीचे रखें, घाव के ऊपर में बैंडेज बांधें, सांत्वना दें, घबराहट नहीं होने दें ताकि हार्ट अटैक नहीं हो। जहरीले सांप ने अगर काटा है तो एंटी वेनम सीरम डॉक्टर के पास जाकर के तुरंत लगवाएं। मंत्र या तांत्रिक के झांसे में नहीं आना है। बर्फ या गर्म पदार्थ के काटे के सेक से कोई फायदा नहीं होता है। काटे हुए स्थान पर टूर्निकेट नहीं लगाएं। टूर्निकेट लगाने से या बांधने से व्यक्ति की हाथ में टिश्यूज मरने लगती है और 10 मिनट होते होते वो नीले पड़ने लगते हैं। आर्टरी या वेन के काटने का हमेशा खतरा रहता है अगर हम कभी चीरा लगाते हैं और खून बहाने का प्रयास करते हैं। अधिक रक्तस्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु तुरंत होने लगती है, आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर होने लगती है। इसलिए आर्टरी या वेन काटने का प्रयास ना करें। सांप से बचाव के लिए जो परंपरागत तरीके हम जानते हैं उसका पालन करें। जूते पहनकर रखें, जमीन पर नहीं सोएं, मुर्गी, कबूतर, खरगोश इत्यादि को अपने घरों से दूर रखें। खपड़े का मलबा, बांस का मलबा या चूहे के बिल में सांप आसानी से छिप जाते हैं, इसलिए इनसे दूर रहें। और सांप के विष से बनाए हुए जो एंटी वेनम सीरम है उसका सही प्रयोग करने के लिए डॉक्टर को काटे हुए सांप के बारे में बताएं। जिस सांप ने काटा है अगर उस सांप के प्रकार को हम डॉक्टर को बता देंगे कि ये नाग ने काटा है या करेत ने या वाइपर ने, तो उससे बना हुआ ही दवाई, इंजेक्शंस डॉक्टर हमें उस मरीज को देंगे जिससे उसे बचने की संभावनाएं जल्दी होगी। धन्यवाद। सांप काटे तो सीधे ओझा के पास जाओ, वो जंतर मंतर करके विष उतार देगा। गलत। सांप काटे तो ब्लेड या चाकू से जहां सांप ने काटा है वहां का खून बहा दो, विष भी निकल जाएगा। ये भी गलत। या फिर उस जगह से विष चूस लो, उसके ऊपर रस्सी बांध दो, ये भी बिल्कुल गलत। हमारे देश में सर्पदंश को लेकर बहुत सारी मनगढ़ंत बातें प्रचलित हैं और हो सकता है कि आपने भी ऐसा कुछ सुना हो। इसी तरह की गलतफहमियों के कारण हमारे देश में हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग विषैले सांपों के काटने से मर जाते हैं। तो आज अच्छी तरह जान लीजिए कि सांप काटने से अपने को कैसे बचाएं और अगर वो काट ले
तो क्या करें? सर्पदंश, बचाव और उपचार। स्नेक बाइट, सेफ्टी एंड ट्रीटमेंट। हमारे देश में हमारे आसपास सांप भी बसते हैं और कई बार सांप हमें काट भी लेते हैं। ये तो हम पहले ही जान चुके हैं कि देश के अधिकांश सांप विषैले नहीं, लेकिन कुछ सांपों का विष इतना ताकतवर कि वो हमारी जान ले ले। कौन से सांप विषैले हैं, जानने के लिए देखें वीडियो सांप बड़े 4। सांप मांसाहारी हैं। विषैले सांपों का विष भोजन के शिकार और उसे पचाने में काम आता है। विष एक तरह का रसायन है और अगर वो हमारे खून में पहुंच जाए तो शरीर में बहुत गंभीर परिणाम हो सकता है, जान भी जा सकती है। ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, एक गंभीर आपात स्थिति। पहले जानते हैं कि सांप ना काटे, इसके लिए हम क्या बचाव कर सकते हैं। सबसे जरूरी, अपने घरों में सांप को आमंत्रित ना करें। उनका खाना हमारे घर में होगा तो वो भला क्यों नहीं आएंगे। चूहों को पनपने ना दें, क्योंकि जहां चूहे हैं वहां सांप भी। घर और उनके आसपास की जगह को साफ रखें। लकड़ियों के ढेर, उपलों के बीच, दरारों और अंधेरे कोनों में सांप छिपना पसंद करते हैं। वो अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रित नहीं कर सकते, इसीलिए सर्दी के मौसम में गर्मी तलाशना और गर्मी के मौसम में ठंडे कोनों में छिपना उनका स्वभाव। कहीं भी अंदर हाथ डालने से पहले या पांव रखने से पहले एक बार नजर डाल लें कि कहीं सांप तो नहीं। पेड़ों, टहनियों, घास या कोनों में छिपे सांप अक्सर तब काटते हैं जब गलती से हमारा पांव उन पर पड़ जाए या हाथ लग जाए। खेतों में काम करते समय जूते पहने। अंधेरी जगहों में काम करते समय या चलते समय विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। पाया गया है कि सांप अक्सर अंधेरे में काटते हैं। रात के समय टॉर्च लेकर चलना जरूरी है। रास्ते के अगल बगल पत्तियों, मिट्टी और पौधों में सांप हो सकते हैं। आप खुले रास्ते पर, मतलब थोड़ा बीच में खुली जगह पर चलें। अगर जूते पहने तो और भी अच्छा होगा। अगर आप जमीन पर सोते हैं तो विषैले क्रेट सांप के काटने की आशंका बढ़ती है। इससे बचने का सरल उपाय है मच्छरदानी, मतलब मसहरी का प्रयोग। उसे चारों तरफ से अच्छी तरह दबाकर रखें। जमीन के मुकाबले चारपाई पर सोना ज्यादा सुरक्षित है। किसी भी सांप के साथ छेड़खानी अच्छी नहीं, उनसे दूर रहना ही समझदारी। समझदारी ये भी कि हम जान लें कि अगर सांप काट ले तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये जानकारी बहुत ध्यान से देखें और हमेशा याद रखें, ना जाने किसकी जान बच जाए। अगर सांप किसी को काट ले तो घबराएं नहीं, खुद भी शांत रहें और रोगी को भी शांत रखें। ये समय समझदारी और हिम्मत से काम लेने का है, क्योंकि ये एक आपात स्थिति है और समय बहुत कीमती है। याद रहे, अधिकतर सांप विषैले नहीं होते। वैसे विषैले सांप भी काटते समय हमेशा विष नहीं छोड़ते। इस तरह के विषहीन दंश को ड्राई बाइट कहते हैं और इनसे खतरा नहीं होता, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर पर छोड़ दें।
सर्पदंश रोगी को इधर उधर भागने ना दें, एक जगह स्थिर कर दें। जिस अंग पर सर्पदंश हुआ है उसे भी हिलाए डुलाएं या छेड़े नहीं। हिलने डुलने से रक्त संचार बढ़ता है और विष ज्यादा तेजी से शरीर में फैलता है। तुरंत एम्बुलेंस को बुलाएं। एम्बुलेंस और डॉक्टरी मदद के लिए 108 या 102, 108 या 102 नंबर मिलाएं। ये दोनों टोल फ्री नंबर हैं जिन पर किसी भी तरह की आपातकालीन परिस्थिति में मदद मांगी जा सकती है। लेकिन अगर किसी कारण से उसे आने में देर हो रही है तो फौरन बिना समय गवाए पास के सरकारी अस्पताल पहुंचे। अपने करीबी डॉक्टर और एम्बुलेंस का नंबर अपने पास जरूर रखें। सांप के काटे जाने पर अभी भी हमारे देश में ओझा और भगत के पास जाने का चलन है। ये जानलेवा हो सकता है। अगर शरीर में सांप का विष गया है तो कोई भी जंतर मंतर या जड़ी बूटी काम नहीं कर सकती। ये सब बेकार है, क्योंकि सांप के विष का अकेला इलाज उसी के विष से बनी एक विशेष दवा यानी एंटी वेनम है, जो केवल डॉक्टरों के पास और सरकारी अस्पतालों में मिलती है। वेनम का मतलब विष और एंटी मतलब विरोधी। याद रखिए, सांप का विष निकालना एक जोखिम भरा काम है जो केवल प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। इसके बारे में बात कभी और। बहुत से लोग सांप काटने पर चाकू या ब्लेड से काटकर खून बहाते हैं। उन्हें गलत विश्वास है कि ऐसा करने से शरीर से विष निकल जाएगा। ये बिल्कुल गलत है। शरीर की सूक्ष्म रक्तवाहिनियां कटने से जान तक जा सकती है और विष ज्यादा फैल भी सकता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चूसकर विष निकाला जा सकता है। ये बिल्कुल बेकार और गलत बात है। घाव के ऊपर कसकर बांधना भी चलन रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार बांधने से रक्त संचार खत्म होने के कारण हाथ या पांव काटने पड़ते हैं। याद रखिए, देश में हर साल 50,000 लोग इसलिए सांप के काटने से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें समय से सही इलाज नहीं मिलता। सांप के विष का इलाज है, जरूरी है तुरंत सही कदम उठाना। अब आपके लिए एक काम। अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टरों से इस विषय पर बात करें। वहां पर एंटीवेनम है या नहीं ये पता करें। सांपों के विष से एंटीवेनम कैसे बनाया जाता है ये भी जानकारी लें। अपने इस सर्वे का इस तरह चार्ट बनाएं। आपका नाम, गांव का नाम, सबसे नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र, सरकारी अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइवेट हॉस्पिटल या दवाखाना। ये स्वास्थ्य सुविधा आपके घर से कितनी दूर है? वहां एंटीवेनम उपलब्ध है या नहीं? अगर उपलब्ध है तो कितना? जिस व्यक्ति से आपने जानकारी ली है उसका नाम और पद, ये जानकारी शेयर करें। याद रखें, सर्पदंश हमारी अपनी समस्या है। हमेशा सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धोबी पटक दिन है। मतलब खेलने से छुट्टी और बेड के कपड़ों से निकालो मिट्टी। मैंने एक नए तरह का डिटर्जेंट बनाया है। इसका स्पेशल फॉर्मूला 2 मिनट में मैल निकाल देगा। फिर हम खेलने चलेंगे। उफ, ये क्या गड़बड़ हो गई? जल्दी से पानी का नल ऑफ करो।
ये नल थोड़ा टाइट है, रुको मैं मदद करता हूँ। इधर घुमाओ, उधर घुमाओ। घर में पानी भर रहा है। जल्दी से बाहर भागो। हाँ। अब बस घर से पानी निकलने तक का इंतजार करना होगा। आज तो लगा जैसे बाढ़ आ गई हो, पर इतने सारे पानी में मजा आया ना। आई विश हमारी कॉलोनी में भी बाढ़ आ जाए, फिर मैं सारा दिन पानी में खेलूंगा। धम्पू, बाढ़ कोई मजाक की चीज नहीं है। बाढ़ का पानी बहुत ही खतरनाक होता है। तो फिर जब बाढ़ आती है तो लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो खुद को पानी के लेवल से ऊपर रखना चाहिए, और अगर पानी घर के अंदर आ जाए तो सावधान रहना चाहिए। उसमें कीड़े मकोड़े और सड़क नालियों का गंदा होता है। हाँ, और उस पानी में ना ही खेलना चाहिए और ना उसे पीना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी तरह की बीमारी या इन्फेक्शन फैल सकती है। बाढ़ में और किन किन चीजों से दूर रहना चाहिए? बिजली की चीजों से। वेरी गुड जीना। अगर पानी किसी बिजली के स्विच में चला जाए तो हमारा तंदूरी फ्राई बन जाएगा। अच्छा याद दिलाया। बाढ़ के समय खाना हमेशा पूरा पका हुआ और ढका हुआ ही खाना चाहिए। अप्पू, अब तक तो पानी तुम्हारे घर से निकल गया होगा, चल के देखें। चलते हैं, पर सावधानी से। क्यों? बाढ़ के बाद भी कुछ पानी बचा रह जाता है, उस ठहरे पानी से भी बच के रहना चाहिए। टीवी या रेडियो पे न्यूज सुननी चाहिए कि कौन सी जगहें बाढ़ से सुरक्षित हैं और कहां पर हमें मदद मिल सकती है। अभी तो हमें मदद चाहिए तुम्हारे घर का सामान सुखाने में, तो चलो। चलो, अब इसे सूखने देते हैं। ओफो, लगता है आज गीले कपड़ों में ही सोना पड़ेगा। फंस गए खेत में ऐसे मौसम में, आसमान में बादल देखो लगे गरजने। ए बच्चा पार्टी, ई का गुरु बने गा रहे हो? श्यामलाल चाचा ने पेड़ की शरण ली, घायल हो जाओगे पेड़ पर गिरी अगर बिजली। एक तो सर छुपाने की जगह ना मिले तो क्या करे? सर छुपाने के लिए मजबूत जगह ढूंढो, कुछ ना अगर दिखे तो बन जाओ गुड़ू, बन जाओ गुड़ू। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। बच्चों, आज आप लोगों को कोरोना के समय में बाढ़ आने के उपरांत बचाव कर्मी के द्वारा कोरोना संभावित संक्रमित व्यक्ति को कैसे बचाना है, इसके बारे में एक प्रदर्शन दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शन में कोरोना के केस का जो टेस्टिंग होता है, वो टेस्टिंग की प्रक्रिया तो अस्पताल में होती है, लेकिन जो संभावित व्यक्ति हैं उनसे बचाव के लिए क्या क्या उपाय बचाव कर्मी को करना है, बोट को कैसे संदूषण मुक्त करना है, मास्क और जो पीपीई होता है उसको कैसे युक्त होना है, उपयोग के बाद कैसे उसे समुचित ढंग से उसका निष्पादन करना है, इन सभी विषयों पर आपको इस छोटे से प्रदर्शन में एसडीआरएफ के द्वारा जानकारी दी जाएगी। उम्मीद है कि बाढ़ के समय में अगर आपके गांव में या आपके रिलीफ सेंटर में अगर कोई व्यक्ति कोरोना का संभावित मरीज हो तो उसे इन्हीं सब तरीकों से उसका निष्पादन करेंगे। आइए भैया, आइए इधर आइए, इधर आइए, भैया इधर आइए, इधर आइए सर, आइए सर, इधर आइए, इधर आइए, बुलाइए बुलाइए भैया, पीछे वाला आइए सर, आप भी आइए सर। आ गए सर, लग रहा है कि अब हम लोग को ले चलेंगे। आइए सर, आइए आइए सर, आइए आइए। आप ही लोग के लिए आए हैं सर। समस्या हमने के गांव के सर बांध टूट गया है और गांव में पानियों बढ़ रहा है। अब नहीं लेके चलिएगा हम लोग के
तो सर हमने के गांव में पानी भर जाएगा, हमने ठीक है, आप लोग बैठिए, डूब जाएंगे सर। चलिए आप लोगों को सुरक्षित स्थान पे ले चलते हैं। फतवा लाइफ जैकेट आइए, पानी। हाँ पहनिए जी। आइए सब कोई नंबर से आइए। नागेंद्र तुम बताओ, तुम्हारे साथ हम नहीं बैठेंगे, तुम बाद में आना दूसरा ट्रिप में। मैं क्यों नहीं आऊँ? तुम मत बैठो, तुम्हारे बाप का वोट है, मैं बैठूंगा। ए मुखिया जी, इनको समझाइए ना, इनको सर्दी खांसी भैल है, अब बातें नहीं समझ रहा है। कह रहे दूसरा ट्रिप में आने के लिए तो बातें नहीं मान रहा है। अरे तो इसमें क्या हुआ? बरसात के दिन में तो सबको सर्दी खांसी बुखार होता है, हमको कोरोना थोड़ा हुआ है जो हमसे आप लोग छुआछूत कर रहे हैं। देखिए मुखिया जी, ये अपने मामा के गांव से आया है, इनके मामा के लड़का का कोरोना हुआ था जो दिल्ली से आया था। अच्छा, और उसके साथ ही पॉजिटिव निकला है मामा का लड़का? हाँ, पूछिए नहीं से पॉजिटिव निकला है। चाचा जी आप बताइए ना, हमको बैठने नहीं बैठने दीजिए, इनको बैठने दीजिए। नहीं, ऐसा कीजिएगा तो हम आपके साथ नहीं जाएंगे। जिसको हुआ था उसको नहीं हुआ था, हम तो वोट में बैठेंगे। अरे जीत तो एकदम पक्का मालूम है ना कि एक मेरा भाई के हुआ मामा ही गेल था। मुखिया जी आपको विश्वास नहीं होता, इन्हीं से पूछ के देखिए नहीं कि मामा के यहाँ गेल था कि नहीं गेल था, इनके मामा के बेटा का हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मामा के शादी में गए हैं तो बहुत आदमी गया था, उस सबको नहीं हुआ, हमारे कोरोना हो जाएगा। अच्छा सुनो सुनो, तो अब नहीं हुआ था तो अब हो जाएगा, क्या कि लाखों आदमी के देश में हो रहा है, ये छुआछूत का बीमारी है। हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए। अच्छा तुम मामा ही गेल था कि ना? मामा यहाँ गए थे तो जिसको हुआ है उसको नहीं हुआ है कि मेरा भाई के हुआ नहीं है? उसको हुआ है, हमरा थोड़े हुआ। तो ठीक है, लड़ाई झगड़ा मत करो आप लोग, मुखिया जी की इज्जत रखिएगा कि नहीं? रखेंगे, काहे नहीं रखेंगे। ठीक है, आप दोनों के हम अलगे से व्यवस्था करा रहे हैं, इनको अभी जाने दीजिए, अगला ट्रिप में आपको अलगे से व्यवस्था हम कराएंगे। ठीक है? ठीक है, ठीक। चलिए चलिए बोट खोलिए, हम लोग चलते हैं। हाँ हेलो, हॉस्पिटल से बोल रहे हैं? अरे यहाँ हमारा गांव में एगो कोरोना पॉजिटिव के संभावित मिला है, हम लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, यहाँ पर मेडिकल टीम के भेजिए। अब इनको ले जा कर के और आज इनके परिवार को हम यहाँ पर रोक लिए हैं, इनको ले जा कर के आज इनका परिवार का जांच करवाइए, नहीं तो इससे हम लोग का भी दिक्कत हो सकता है। अभी हम इनको रोक लिए हैं, जल्दी से स्वास्थ्य टीम यहाँ पर भेजिए। ठीक है। हेलो सर, हम जिस गांव में आए थे रेस्क्यू करने के लिए, उस गांव में एक कोरोना संदिग्ध मरीज मिला है, उसको अभी उसी गांव में छोड़ के हम लोग और जो आदमी हैं उसको सुरक्षित जगह पर ले जाकर के छोड़ रहे हैं। उसके बाद फिर पीपी पहन के हम लोग आएंगे, तब तक आप जो है स्वास्थ्य कर्मी का रिलीफ केंद्र में व्यवस्था करके रखिए ताकि उसका कोरोना का जांच हो सके। ठीक है, हम प्रबंध करवा रहे हैं। ठीक है सर। जल्दी आइएगा भैया, लेके जाना है इनको जल्दी, नहीं तो सौंसे गांव में फैल सकता हमने के। सर हम लोग को ठीक है ना? अभी आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ के बचाव कर्मी पूर्ण रूप से सुरक्षित संसाधनों से लैस होकर गांव में आए हैं जहां संक्रमित मरीज हैं। कोरोना के संक्रमित मरीज के साथ किस तरह से कार्रवाई की जाती है वो अभी आप देखेंगे। मुखिया जी ने गांव वालों को बोला और गांव वालों को रोकने के बाद आप यहां देख रहे हैं कि पार्टी कमांडर ने एसडीआरएफ के कार्मिक को बोट में उपलब्ध मास्क और सैनिटाइजर तथा ग्लव्स संक्रमित और संभावित कोरोना मरीज को दिया और इनको पहनने के लिए कहा। इनके पहनने के क्रम में दोनों जो रेस्क्यूअर्स हैं इनके सामान की संदूषण मुक्त करेंगे। यहाँ हम साथ साथ बताते जाएं कि संदूषण मुक्त करने की इस कार्रवाई में इनके जो पीठ पे स्प्रे मशीन है उसमें ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइट लगाया जाता है। सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर के घोल के साथ इनके सामानों को कोरोना के संभावित संक्रमण से मुक्त की जाती है। अब
इनके सामान को सुरक्षित मान करके बोट में रखा जा सकता है। अब देखिए, इंफ्रारेड थर्मामीटर के द्वारा इनके बुखार की जांच की जा रही है। जैसा कि हमारे रेस्क्यूअर्स ने बताया कि इन दोनों संभावित व्यक्तियों को बुखार है। इनके सामान के साथ सुरक्षित दूरी बनाते हुए इनको बोट में बैठने की व्यवस्था कर रहे हैं। मुखिया जी ने स्वास्थ्य कर्मी को इस कोरोना संभावित मरीज के बारे में बताया। एसडीआरएफ के कार्मिक पूर्णतया सुसज्जित होकर के अपने आप को बचाते हुए इनको लेकर जा रहे हैं। इसे रिलीफ सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बचाव कर्मी का है। रिलीफ सेंटर में स्वास्थ्य कर्मी द्वारा इनके स्वास्थ्य का कोरोना टेस्ट का आज ही परीक्षण होगा और उसके बाद इनके अगर इनका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इनके अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा, अन्यथा इनको कुछ और दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये कोरोना मरीज के साथ में जो संक्रमण से बचने के लिए उपाय किए जा रहे हैं उसको आपने देखा। अब इसका अंतिम भाग अभी आप देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि बाढ़ के दौरान कोरोना से संभावित संक्रमित व्यक्ति को कैसे सुरक्षित ढंग से निकाला जाता है और उसे रिलीफ कैंप में कैसे पहुंचाया जाता है। अभी आप देख रहे हैं कि एसडीआरएफ की टीम ने इनके सामान को सैनिटाइज किया, संक्रमण मुक्त किया और इनको बोट से सुरक्षित ढंग से पहुंचाया। इनको ग्लव्स पहनाया। इनको बोट से उतारने के बाद अब एसडीआरएफ के कार्मिक अपने बोट को संक्रमण मुक्त करेंगे और इनको रिलीफ सेंटर में डॉक्टर के हवाले कर दिया गया। अपने बोट को संक्रमण मुक्त करने के लिए आगे की कार्रवाई आप देखिए। आप लोग देख रहे हैं कि एसडीआरएफ के कार्मिक ब्लीचिंग पाउडर या सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से अपने बोट को पूर्णतः संक्रमित कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं बच्चों कि एसडीआरएफ के बचाव कर्मी संक्रमित संभावित मरीज जो कोरोना के थे उनको अपने गंतव्य स्थान पर यानी रिलीफ सेंटर में छोड़ने के बाद अपने आप को संदूषण मुक्त कैसे कर रहे हैं। इन्होंने सैनिटाइज़र लगाया। अब ये स्प्रे मशीन जो पीठ पर रखा हुआ है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा संदूषण मुक्त करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, उसे उतारा। अब ये पहने हुए सारे पीपीई को बारी बारी से खोलेंगे और खोल करके उसे भी संदूषण मुक्त करेंगे। ये एक दूसरे का पीपीई खोलने में मदद कर रहे हैं। आपको ये बता दूं कि ये पीपीई कपड़े का नहीं बनाता है। ये कपड़े का ना बनकर पॉलीप्रोपिलीन का बनाया हुआ होता है जो नॉन वोवेन मटेरियल का है। नॉन वोवेन का मतलब होता है इसकी बुनाई नहीं की जाती है। तो पॉलीप्रोपिलीन का बना हुआ यह पीपीई कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव कर्मी को मुक्त करता है। अब ये शू कवर को भी खोल रहे हैं। शू कवर को खोल करके सभी को एक जगह पे रखा जाता है ताकि जब इनकी कोरोना से संभावित संक्रमण के बाद इसके बचाव को रोकने के लिए, इसके प्रदूषण को रोकने के लिए इसे नष्ट किया जाता है। नष्ट करने से पहले बार बार ये सैनिटाइज़र से या स्वच्छ साबुन से इसकी अपने हाथ की धुलाई करते हैं। अभी आप देख रहे हैं फेस शील्ड खोला इन्होंने, उसके बाद हेड प्रोटेक्शन खोला और हेड प्रोटेक्शन खोलने के बाद फिर ये सैनिटाइज़र से अपना हाथ धोएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि फेस शील्ड खोलने के बाद और हेड प्रोटेक्शन खोलने के बाद इन्होंने फिर से अपने हाथ को सैनिटाइज किया। अब सबसे अंत में ग्लव्स और फेस मास्क खोलने की प्रक्रिया अपनाएंगे। फेस मास्क को खोल करके इन्होंने रख दिया। अब ये ग्लव्स खोल करके एक बार पुनः या तो सैनिटाइज़र से या साबुन से
अपने पूरे हाथ को फिर से धोएंगे। पानी में साबुन से हाथ धोना ज़्यादा सुरक्षित और उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि कई बार सैनिटाइज़र से आपके हाथ के दोनों तरफ के पोर्स में, उंगलियों के बीच के गैप में स्वच्छतापूर्वक साफ़ नहीं हो पाता है, इसीलिए साबुन से धोना ज़्यादा उपयुक्त माना गया है। बचाव कर्मी ने साबुन से अपने अंत में अपने हाथ को, अपने बाकी अंगों को धोया और ये प्रक्रिया को अपना करके कोई भी बचाव कर्मी कोरोना संक्रमित संभावित मरीज को अपने गंतव्य स्थान पर सुरक्षित ढंग से पहुंचा सकता है। इस प्रक्रिया में जितनी सावधानियां बरती गई वो सारी सावधानियां सरकार द्वारा बताए गए मानदंड को पूरा करती है। इस तरह से अगर हम किसी संभावित मरीज को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं तो बचाव कर्मी को तथा गांव के अन्य सदस्य को किसी तरह से नुकसान होने की या वायरस के फैलने की संभावनाएं नहीं होती है। अब अंत की कार्रवाई को देखें। अंत में इन्होंने पीपीई को उसी स्प्रे मशीन से फिर से स्प्रे किया और अब ये उस पॉलीप्रोपिलीन के बने हुए जो उनके कपड़े थे, जो पीपीई थी, उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे, यानी उसको सुरक्षित जगह पे या तो गाड़ देंगे गहराई करके ज़मीन के अंदर में, या उसे जलाया जाएगा। यहाँ अंत में एक बात, इम्पॉर्टेंट बात बताने की थी कि आपका फेस मास्क या आपका ग्लव्स हो, उसे व्यवहार में लाने के बाद उसे यूं ही कहीं ना फेंकें, उसे सोडियम हाइपोक्लोराइट या ब्लीचिंग पाउडर से संदूषण मुक्त करके तभी हम उसको जला दें या उसको ज़मीन में गहराई में गाड़ दें, ताकि दूसरे तक वो संक्रमण ना फैलाए। इस पूरे प्रोग्राम को आप लोगों ने देखा। आप सभी बच्चों का एक बार पुनः धन्यवाद। वाह, इस मौसम में थोड़ा घूम के आता हूँ। अच्छा होगा अगर आपने काटने वाले सांप का रंग, उसकी त्वचा का शल्क, उसका सिर या उसकी कोई भी विशेष पहचान देख ली हो। लेकिन अगर आप सांप को देख नहीं पाए तो चिंता ना करें, उसको पकड़ने या देखने के लिए समय व्यर्थ ना करें, ये जरूरी नहीं है। सचिन, क्या हुआ? मुझे अभी किसी सांप ने काट लिया। पहला काम जो आपको सांप के काटने के बाद करना चाहिए वो है तुरंत चिकित्सा सुविधा को कॉल करना। आप 108 एम्बुलेंस या आपके क्षेत्र के नज़दीकी बचाव दल को बुला सकते हैं, चाहे सांप विषैला हो या ना हो। चिकित्सा सुविधा हमेशा लें। मेरे दोस्त को सांप ने काट लिया है, आप कस्तूरी पार्क के पीछे आ जाइए। सबसे ज़रूरी है पीड़ित का शांत, स्थिर और निडर रहना, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें बढ़ने से खून की गति तेज हो जाएगी, जिसके कारण विष जल्दी फैलेगा। घबराओ मत। क्या तुम्हें पता है दुनिया में सिर्फ 20% सांप विषैले होते हैं और 50% संभावना होती है कि विषैला सांप बिना विष के काटे। अगर तुम्हें सांप ने विष के साथ भी काट लिया हो तब भी सही इलाज और तरीके से तुम आसानी से खतरे से बच सकते हो। इसके बाद आपको किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए जहां सांप ना पहुंच सके। ध्यान रखें, पीड़ित कम हिले। प्रभावित अंग को हृदय के स्तर से नीचे रखें, धीरे से बैठ जाएं। जो भी टाइट कपड़े चोट के ऊपर या उसके पास लगे हो उन्हें हटा लें, क्योंकि सूजन हो सकती है। साथ ही सारी टाइट चीज़ें जैसे कि अंगूठी, घड़ी आदि निकाल लें। ध्यान रखें,
चोट पर काटे नहीं, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ जाएगा। विष चूस कर निकालने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि वैसे भी नाक के बराबर विष निकलेगा और साथ ही चूसने वाले के अंदर भी विष चला जाएगा। कुछ भी खाए या पिए भी नहीं, खासकर कि शराब या कैफीन, क्योंकि इससे दिल की धड़कनें बढ़ जाएगी, जिससे विष फैल जाएगा। इसके बाद हो सके तो एक पट्टी या किसी भी साफ कपड़े का इंतज़ाम कर लें। चोट के चारों ओर इसे बांध लें, इतनी ढीली कि इसमें 1 उंगली जितनी जगह बचे। साथ ही जितना हो सके उतनी लंबी ऊपर तक बांध लें। रक्तरोधी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे खून का संचार काफ़ी ज़्यादा थम जाएगा। चोट पर बर्फ ना लगाएं। इसके बाद आपके शरीर के प्रभावित हिस्से को बिल्कुल स्थिर करना होगा। इसके लिए एक लकड़ी, छड़ी या बोर्ड जो भी उस वक्त आपको मिल जाए उसका इंतज़ाम कर लें और शरीर के चोट वाले अंग के एक तरफ उसे लगा लें। इसे बांधे रखने के लिए एक पट्टी या किसी कपड़े से इसे बांध लें। इसी के साथ फर्स्ट एड पूरा होता है। डॉक्टर विष की जांच करके आपको सही एंटीवेनम दे देंगे। सचिन, अब तुम कैसे हो? दोस्त, मैं अब ठीक हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी समझदारी के कारण मेरी जान बच गई आज। इसी तरह आप भी इन बातों का ध्यान रखकर सांप के काटे जाने पर खुद की और दूसरों की जान बचा सकते हैं। प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज आपने बाढ़ से बचाव एवं बाढ़ के दौरान सांपों के काटने अर्थात सर्पदंश प्रबंधन के बारे में देखा, समझा और सीखा। उम्मीद करता हूँ आप में से बहुत सारे बच्चे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते होंगे और जहाँ सर्पदंश प्रबंधन की घटनाएं घटती रहती हैं, तो वहाँ पर के लिए आपको यह जानकारी बहुत ही उपयोगी और लाभदायक रही होगी। तो बच्चों, अब हम आज का अंतिम कार्यक्रम क्विज और गृह कार्य की ओर बढ़ते हैं। तो क्विज के लिए आपको पता है क्या करना होता है। क्विज के लिए आपको प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनना होता है और उसके सही विकल्पों का चयन करके उसका जवाब देना पड़ता है। तो बच्चों, अब आप लोग तैयार हो जाइए कॉपी और कलम के साथ, ताकि हम क्विज और गृह कार्य प्रारंभ कर सकें। तो चलिए क्विज शुरू करते हैं। आज के सत्र के सवाल आपके सामने हैं। पहला सवाल, बाढ़ के समय निम्न में से किस जीव जंतुओं के काटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है? इसके विकल्प हैं, पहला चमगादड़ के काटने का, दूसरा मगरमच्छ के काटने का, तीसरा छिपकली के काटने का और चौथा सांप के काटने का। तो बच्चों, इसका सही जवाब है चौथा विकल्प, सांप के काटने का। दूसरा सवाल, विषैले सांप काटने के निम्न में से क्या लक्षण हैं? तो इसके विकल्प हैं, पहला पीठ के निचले भाग में दर्द होना, दूसरा चक्कर आना, तीसरा शरीर का रंग नीला होना, चौथा मुंह से झाग आना और पांचवा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तीसरा सवाल, निम्न में से कौन विषैले सांप होते हैं? इसके विकल्प हैं, पहला नाग, दूसरा धामिन, तीसरा डोरवा, चौथा पोहवा। तो इसका सही जवाब है पहला विकल्प नाग। नाग सांप विषैले सांप हैं, जबकि बाकी 3 विषहीन सांप हैं। चौथा सवाल, अपने राज्य में निम्न में से कौन से विषैले सांप पाए जाते हैं? इसके विकल्प हैं, पहला पीट वाइपर, दूसरा किंग कोबरा, तीसरा करैत, चौथा उपरोक्त सभी। तो बच्चों, बिहार में सभी ऊपर लिखे सभी, चाहे पीट वाइपर हो, चाहे किंग कोबरा और करैत, ये तीनों प्रकार के विषैले सांप पाए जाते हैं। पांचवा सवाल, बाढ़ आने से निम्न में से किस प्रकार की क्षति होती है? इसके विकल्प हैं, पहला घर मकान ध्वस्त होना, दूसरा फसल की बर्बादी होना, तीसरा मानवीय क्षति होना, चौथा पशु पक्षियों की क्षति होना, पांचवा उपरोक्त सभी प्रकार की क्षति होना। इसका सही विकल्प है
उपरोक्त सभी प्रकार की क्षति होना। छठा सवाल, रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए इनमें से कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? पहला, इसका विकल्प है, पहला मास्क का प्रयोग हमेशा करना है, दूसरा सामाजिक दूरी बनाकर रखना है, तीसरा कैंप से बाहर बेवजह नहीं घूमना है, चौथा व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देते हुए बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है, और पांचवा उपरोक्त सभी। बच्चों, यह सवाल कई बार पूछा गया है तो उम्मीद करता हूँ आपको सही जवाब पता होगा। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो अब गृह कार्य देखते। अभी तक हमने आपको 6 सवाल पूछे, अब वक्त है गृह कार्य का। बच्चों, आज आपने बाढ़ से बचाव एवं सर्पदंश प्रबंधन के बारे में सीखा। अब आपको करना क्या है? इस जानकारी को जो आपने आज सीखा, इसे अपने माँ पिताजी, भाई बहन एवं अपने मित्रों तथा सहपाठियों को बताएं तथा उनके साथ चर्चा करें। तो बच्चों, यह था इस बार का क्विज और गृह कार्य। अगले सप्ताह, अगले शनिवार को हम फिर मिलेंगे एक नए क्विज और एक नए गृह कार्य के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, नमस्कार बच्चों, आपको मेरा बहुत बहुत प्यार। हर शनिवार की तरह इस शनिवार को भी आपने बाढ़ के संबंध में बहुत सी जानकारियां प्राप्त की। आज के इस पूरे सत्र में आपने बाढ़ के दौरान उससे बचने के विभिन्न तरीकों के साथ साथ सर्पदंश प्रबंधन के बारे में भी जाना। आज आपने बाढ़ के दौरान रिलीफ कैंप में कोरोना के संक्रमण से कैसे बचा जाए और क्या उपाय किया जाना चाहिए, ये भी आज आपने जाना और सीखा। साथ ही बाढ़ के दौरान अगर कोई व्यक्ति फंस गया हो तो एसडीआरएफ टीम के द्वारा उसे कोरोना के संक्रमण से बचाते हुए किस तरह से सुरक्षित स्थान पे ले जाया जा सकता है, ये भी आज आपने जाना और सीखा। बच्चों, आज का ये पूरा सत्र आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज के क्विज के प्रोग्राम में आपको बहुत मज़ा आया होगा। उसमें आपको एक होमवर्क दिया गया होगा जो आपको करना है। मुझे उम्मीद है आज का ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए बहुत रोचक रहा होगा और इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करती हूँ कि आप ये सारी बातें अपने परिजनों, मित्रों, दोस्तों और भाई बहनों को अवश्य बताएंगे। बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ मैं अगले शनिवार को भी एक नए विषय पर नई ढेर सारी जानकारियाँ लेकर आपसे मिलती रहूँगी। तो मैं आशा करती हूँ कि अगले शनिवार को आप डीडी बिहार चैनल पर इस कार्यक्रम को अवश्य देखेंगे और देखना ना भूलेंगे। तो मैं अगले शनिवार तक का आपका इंतज़ार करूँगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें, हमें घर पे रहना है और कोरोना को हराना है। नमस्कार, धन्यवाद।